शिव सिंह योग दोस्त का नमस्कार साथियों। आज एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूँ। यदि आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहें तो निश्चित रूप से जो इस समय मौसम चल रहा है शीत ऋतु का चल रहा है, और शीत ऋतु में कई बार हम जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका हम सेवन करते हैं, कई लोगों को सेवन नहीं करना चाहिए, कई लोगों को करना चाहिए। तो इसके बारे में कुछ जानकारियाँ मैं देना चाहता हूँ। शीत ऋतु में हमको किस प्रकार से सावधानी बरतनी चाहिए, शीत ऋतु में किस प्रकार का मौसम रहता है, और शीत ऋतु में किस बात का सेवन करना चाहिए और किस बात का सेवन नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों का, उसके बारे में जानकारी देगी। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपने लाइक भी कर सकते हैं यदि वीडियो पसंद आए तो। और यदि अभी तक यदि बेल आइकन को आप दबाएंगे तो आने वाली नोटिफिकेशन की आपको प्राप्त हो जाएगी, जिससे आपको अन्य जानकारी भी प्राप्त हो सकती है। मैं कह रहा था शीत ऋतु। शीत ऋतु के अंतर्गत जो है हेमंत और शिशिर ऋतु आते हैं। यह ऋतु विसर्ग काल अर्थात दक्षिणायन का अंत काल कहलाती है। इस काल में चंद्रमा की जो शक्ति है सूर्य की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली हो जाती है। यानी कि इस समय रात बड़ी हो जाएंगी, चंद्रमा की शक्ति बढ़ जाएगी और इसके प्रभावशाली रहते हैं। इसलिए इस ऋतु में औषधियाँ, वृक्ष, पृथ्वी की पौष्टिकता में भरपूर वृद्धि होती है। वह जीव जंतु भी पुष्ट होते हैं। इस ऋतु में शरीर में कफ का संचय अधिक होता है तथा पित्त दोष का नाश हो जाता है। जैसा कई बार क्या होता है, किसी की पित्त दोष है, गर्मी का मौसम है, गर्मी की प्रकृति है, तो उसका नाश होने लगता है। और शीत ऋतु में क्या है, कफ जाना होता है शरीर में। आपने देखा होगा कई बार सर्दी जुकाम जाना होते हैं इस ऋतु में। शीत ऋतु में स्वाभाविक रूप से जठराग्नि तीव्र होती है। इस समय क्या है, जठराग्नि मतलब जो जिस जठराग्नि से हमारा भोजन पचता है वो जो है अधिक तीव्र रहती है, अतः पाचन शक्ति प्रबल रहती है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी शरीर की त्वचा पर ठंडी हवा और ठंडे वातावरण का प्रभाव बारंबार पड़ते रहने से शरीर के अंदर की उष्णता बाहर नहीं निकल पाती, अंदर ही अंदर इकट्ठी होकर जटाग्नि को प्रबल बनाती है। मतलब गर्मी में तो क्या है कि पसीने के द्वारा या अन्य गर्मी के द्वारा उष्णता जो है बाहर निकल जाती है, लेकिन ठंड में क्या है कि हम प्रयास करते हैं कि हम स्वाभाविक रूप से अंदर ही हमारी उष्णता बनी रहती है, जटाग्नि तीव्र होती है, जिसके कारण क्या है, पोषक तत्व अधिक मात्रा में रहते हैं, पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है। अतः इस समय लिए गए पौष्टिक और बलवर्धक आहार वर्ष भर शरीर में तेज, बल और पुष्टि प्रदान करता है। इस ऋतु में एक स्वस्थ व्यक्ति को अपनी सेहत की तंदुरुस्ती के लिए किस प्रकार का आहार लेना चाहिए, शरीर की रक्षा कैसे करना चाहिए, इसे हम जानते हैं। शीत ऋतु में खारा और मधु यानी कि रस प्रदान आहार लेना चाहिए। अब जैसे पचने में भारी पौष्टिकता से भरपूर गर्म स्निग्ध प्रकृति के घी से बने पदार्थों का यथा योग्य सेवन करना चाहिए। ऐसा इसमें शीत ऋतु में आयुर्वेद में ये कहा गया है। अब यदि वर्ष भर शरीर को स्वस्थ रक्षा शक्ति का संचार एकत्रित करने के लिए उड़द पाक, सालम पाक, सौंठ पाक जैसे बाजी कारक पदार्थों अथवा स्वयं पास आदि का उपयोग करना चाहिए। मौसमी फल जैसे शाक, दूध, रबड़ी, घी, मक्खन, मट्ठा, शहद, उड़द, खजूर, तिल, खोपरा, मेथी, पीपर, सूखा मेवा और चर्बी बढ़ाने वाले अन्य पौष्टिक पदार्थ इस ऋतु में सेवन योग्य माने जाते हैं।
प्राय सेवन हेतु रात को भिगे हुए कच्चे चने खूब चबा चबा कर खाएं। मूंगफली, गुड़, गाजर, केला केला शकरकंद, सिंगाड़ा, आंवला आदि कम खर्च में सेवन करने के लिए जाने वाले पौष्टिक पदार्थ होते हैं। इस ऋतु में बर्फ और बर्फ का फ्रिज का पानी, रूखे और सूखे केसेले, तीखे, कड़वे, रस प्रदान द्रव्यों, बातकारक, अति बासी पदार्थों का जो पदार्थ हैं आपकी प्रकृति के अनुकूल न हो उनका सेवन न करें। शीत प्रकृति के पदार्थों का अति सेवन न करें, मतलब ज़्यादा ठंडी प्रवृत्ति के पदार्थों, प्रकृति के पदार्थों उनका सेवन कम बचना चाहिए। हल्का भोजन भी निषिद्ध है। इस समय भारी भोजन कर सकते हैं, आपको शीत ऋतु है। इन दिनों में खटाई का अधिक उपयोग न करें, क्योंकि खटाई यदि आप प्रयोग करेंगे तो इससे क्या होता है, जैसे मैंने खटाई खा ली, मेरा गला लग गया, तो खटाई का सेवन कम करना चाहिए, जिसमें कफ का प्रयोग न हो। खांसी, श्वास, दमा, नज़ला, जुकाम आदि व्याधियों न हो। ताज़ा दही, छाछ, नींबू आदि का सेवन कर सकते हैं। भूख को मारना या समय पर भोजन न करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, मतलब कम से कम खाली पेट नहीं रहना चाहिए। शीत ऋतु में कुछ ना कुछ भोजन पेट में बना रहना चाहिए। इससे क्या है कि इससे गर्मी बनी रहेगी, आप में उष्णता बनी रहेगी, आपके अंदर आपको ठंड नहीं लगेगी। ठीक है। भूख को मारना या समय पर भोजन करना भी हानिकारक, क्योंकि चरक संहिता का कहना है कि शीतकाल में, चरक संहिता जो पुस्तक है उसमें कहा गया है कि शीतकाल में अग्नि के प्रबल होने पर उसके बल के अनुसार पौष्टिक भारी आहार रूपी ईंधन नहीं मिलने पर यह बड़ी हुई अग्नि शरीर में उत्पन्न धातु रस का जलाने लगती है और वात कुपित होने लगता है। अतः उपवास भी अधिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शीत ऋतु में यदि उपवास करेंगे तो क्या होगा, खाली पेट रहेगा। खाली पेट रहेगा तो आपके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इस समय शीत ऋतु में खाली पेट कम रहना चाहिए। शरीर को ठंडी हवा के संपर्क में अधिक देर तक न रखें। प्रतिदिन प्रातःकाल दौड़ लगाना, शुद्ध वायु सेवन करना, ऋतु भ्रमण, शरीर के तेल मालिश, व्यायाम, कसरत, योगासन करना चाहिए। ये लाभकारी है आपके शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए। जिसको तासीर ठंडी हो इस ऋतु में गुनगुने गर्म जल से स्नान करें। अधिक गर्म जल का प्रयोग न करें, अधिक गर्म भी नुकसानदायक होता है, मतलब एक गुनगुना पानी हो सकता है। हाथ पैर धोने में भी यदि गुनगुने पानी का प्रयोग किया जाए तो हितकारी होता है। शरीर की चंपी करवाना, यदि कुश्ती यथा अन्य कसरतें आती हों तो उन्हें करना हितावह है। तेल मालिश के बाद शरीर का उपटन लगाकर स्नान करना हितकारी होता है। कमरे और शरीर को थोड़ा गर्म करें। मोटे और ऊनी वस्त्र मौसम में लाभकारी होते हैं। प्रातःकाल सूर्य किरणों का सेवन करें, क्योंकि यदि आप प्रातःकाल सूर्य किरणों का सेवन करेंगे शीत ऋतु में बहुत अधिक लाभकारी है, जो आपके शरीर में विटामिन ए की कमी को दूर करता है। पैर ठंडे ना हो इस हेतु जूते पहने, मोजे पहने। बिस्तर, कुर्सी और बैठने के स्थान पर कंबल, चटाई, प्लास्टिक या टाट की बोरी बिछाकर ही बैठे। सूती कपड़े पर न बैठे। स्कूटर जैसे दोपहिया जैसे खुले वाहनों द्वारा इन दोनों लंबा सफर न करते हुए बस, रेल, कार जैसी वाहनों से ही सफर करने का प्रयास करें, क्योंकि जब खुली मोटरसाइकिल से या कहीं अन्य स्कूटी वगैरह से करेंगे तो इसमें क्या होगा कि आपके कान में, नाक में हवा लगेगी। और यदि आप इमरजेंसी है, आप जा रहे हैं, तो कम से कम पूरा मुंह ढक के जाएं, कम्बल या हेलमेट पहने। मेरे हिसाब से मेरा ये कहना है, तो आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा, आपको सुरक्षा रहेगी। अब 10 मूल रिष्ट, लोहा रस, अश्वगंधा रिष्ट, च्यवनप्राश आदि। अश्वगंधा सबसे सुंदर है, च्यवनप्राश का प्रयोग करें। आयुर्वेदिक औषधियाँ इस काल में सेवन करने से वर्ष भर आपके लिए पर्याप्त शक्ति का संचय किया सकता है। अब हेमंत ऋतु में हरड़ का चूर्ण, सौंठ का चूर्ण समागम मिलाकर, शिशिर ऋतु में हरड़ का चूर्ण, संभाग पीपल, पिपलवी पीपल, इनका प्रयोग कर सकते हैं। दोनों मिलाकर 5 ग्राम लेना पर्याप्त है। इस पानी में घोलकर पिएं, यह उत्तम रसायन है।
लहसुन की 3-4 कलियां या तो निकाल जमा कर लें, ये चबा कर खा लें। दूध में उबाल कर पी सकते हैं, जो आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी हो सकता है। अब जो संपन्न और समर्थ हो इस मौसम में केसर, चंदन या अगर घिसकर सिर पर लेप लगा सकते हैं। जैसे कोई धनाढ्य व्यक्ति है, उसको केसर आसानी से मिल जाता है उन लोगों को, और चंदन है, उसको घिसकर लेप लगाकर सिर पर मालिश कर सकते हैं। गरिष्ठ खाद्य पदार्थों का सेवन करने से अदरक के टुकड़े पर नमक और नींबू का रस डालकर सेवन करने से जठराग्नि अधिक प्रबल हो जाती है। यानी कि आप यदि अदरक में नींबू और नमक मिलाएं और उसका सेवन करें, यदि आपने गरिष्ठ भोजन कर लिया है तो आपके लिए लाभकारी हो सकता है। भोजन पचाने के लिए निम्न मात्रा में उक्त चाप, बायां पेट, दक्षिणाव्रत, दक्षिण से इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें कहा गया है शास्त्र में, अगस्त्यम कुंभकर्णच शनिम चा वटवानलम आहार परिपाकार्थम स्परेद भीमम चा पंचमम। यानी कि इस ऋतु में सर्दी, खांसी, जुकाम, काफ़ी बुखार की संभावना रहती है। ऐसे होने पर निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। सुबह रात्रि को सोते समय हल्दी नमक डालें। तो इस प्रकार से कई ऐसी चीज़ें हैं शीत ऋतु में, और आगे मैं विस्तार से बताऊंगा। अभी तक का ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि आप शीत ऋतु में सावधानी बरतें, और जो जो मैंने बताया यदि आपको उसका कुछ प्रतिशत भी यदि आप पालन करते हैं तो आपके शरीर के लिए, आपके परिवार के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक लाभकारी होना है। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद और बहुत नमस्कार।